हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण, जिसके बारे में हम अभी तक इतनी बकवास पढ़ चुके हैं। आखिर उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है कहां पर यूज होता है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी व्यवहारिकता है, कहां कहां इसका जो है यूज होता है। गाइस, ये वीडियो जो है आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। इस वीडियो के अंदर आज हम तीन चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि उदासीनता वक्र जो है उसका यूज कहां पर होता है, साथ के साथ उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है उसके ये कह सकते हो क्या क्या लाभ हैं उसके, वो उपयोगिता विश्लेषण से जो है कैसे बेटर है, और इसकी जो है क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। ये तीनों के तीनों टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर जो है कवर करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस में है। तो बकवास बहुत हो गई है, अब बात करते हैं मुद्दे की कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के उपयोग जो है, यूजेस कहां कहां पर होते हैं। सबसे पहले गाइज, सबसे पहले मान लीजिए आपको इसका गाइज यूज जो है इसका बहुत ही ज्यादा होता है। मैं आपको बता दूं, देखिए पहले ही, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है, गवर्नमेंट को मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो इसी का यूज करके क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो उसमें ही हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है उपभोक्ता पर सब्सिडी का प्रभाव। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है उपभोक्ता पर सब्सिडी का प्रभाव। ठीक है, ये हमें जो है पढ़ना है। और गाइज, ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सब्सिडी जो है दो तरीके की होती है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि पहले क्या होता था, पहले आपको कैश सब्सिडी जो है वो नहीं मिलती थी। पहले आपको कैश सब्सिडी जो है नहीं मिलती थी। गैस सिलेंडर जितने का भी था उसमें कुछ पैसे हम पे करते थे, कुछ पैसे गवर्नमेंट पे करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब वही सब्सिडी जो गवर्नमेंट खुद पे करती है, अब क्या हुआ, अब हम गैस सिलेंडर के पैसे पूरे पे करते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, और उस पैसे का यूटिलाइज हम किसी भी गुड्स पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही बताना है। मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर डिसीजन लेना हो तो भाई कौन सी सब्सिडी बेटर है, तो उस चीज का डिसीजन लेने के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा, उदासीनता वक्र विश्लेषण का जो है यूज किया जाएगा। अब देखते हैं कैसे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। ग्राफ पर जो है फोकस करेंगे कि ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है y एक्सिस बना दी है और यहाँ पर मैंने जो है x एक्सिस बना दी है। ठीक है, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बजट लाइन बना देता हूं। मान लीजिए ये मेरी बजट लाइन है। ठीक है, ये मेरी बजट लाइन है AB। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। ये मेरी जो है एक बजट लाइन है। ठीक है, मैं इस पे इंडिफरेंस कर्व भी बना देता हूं, बट यहाँ पर अभी कोई हमें जरूरत नहीं है, फिलहाल कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब क्या हो रहा है। ये मेरी बजट लाइन थी, ये मेरी औकात थी। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी फिलहाल कैश सब्सिडी की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है जो भी गुड्स वगैरह हम जो है खरीदते हैं जिसपे गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है, गवर्नमेंट जो है उन सबके प्राइस को क्या कर दे, कम कर दे। हमें जो है वो सब्सिडी कैसे मिलती है कि भाई जो प्राइस जिनका जो उनकी मार्केट वैल्यू है, आपको उस वैल्यू पे नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको जो है उससे लोअर प्राइस पे आपको वो गुड्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे लिए वो वस्तु जो है वो सस्ती हो जाएगी। एक तरीके से मेरे लिए तो यही होगा कि भाई उस वस्तु की कीमत घट गई, अब वो चाहे गवर्नमेंट ने करी चाहे किसी ने भी करी, मेरे लिए तो वो चीज सस्ती हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, जिसकी वजह से मेरी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, लाइक पहले AB थी, अब जो है AB 1 हो गई है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरी जो बजट लाइन है वो AB 1 हो गई है, और इस बजट लाइन पर मैं जो है एक IC बनाता हूं जो इसके टेंजेंट होना चाहिए। देखिए गाइज, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। मैंने यहाँ पे जो है दो इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं, एक बनाया है IC0, एक बनाया है IC1। ठीक है,
ए बी मेरी बजट लाइन थी, ठीक है, सब्सिडी देने से पहले। मान लीजिए ये जो बजट लाइन है इसको टेंजेंट कर रही है यहाँ पर ए पॉइंट पर, ठीक है, और ओ एक्स क्वांटिटी क्या कर रहा हूं मैं, ओ एक्स क्वांटिटी जो है मैं बाय कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडी दी आपको तो मेरे लिए वो वस्तु सस्ती हो गई, जिसकी वजह से मेरी बजट लाइन जो है आगे शिफ्ट हो गई AB1, और ये जो IC1 है मान लीजिए ये इसके टेंजेंट हो रहा है यहां पर, ठीक है, और मैं जो है अब इस गुड्स की OX1 जो है क्वांटिटी को परचेज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को अब ये डिसीजन लेना है कि क्या ये अभी कौन सी सब्सिडी दी है, कैश सब्सिडी नहीं है, अभी उसने जो है क्या करा है, फूड वगैरह के प्राइस जो है कम कर दिए हैं, चीपेस्ट रेट पर मेरे को अवेलेबल करा दिया, और इसलिए मैं उसकी ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं। लेकिन अगर उसको ये देखना हो कि अगर मैं कैश सब्सिडी देती तो क्या इम्पैक्ट पड़ता, ठीक है, तो मान लीजिए मैं AB पर ए पॉइंट पर था और OX को जो है बाय कर रहा था। अगर गवर्नमेंट मुझे जो है कैश सब्सिडी देती, अगर गवर्नमेंट जो है मुझे कैश सब्सिडी अगर मुझे देती तो उससे क्या होता, उससे मेरी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती, उससे क्या होता, उससे मेरी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती राइट पर, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बजट लाइन कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है गाइस, जो आपके जो है इस P पॉइंट से जो है पास होकर जानी चाहिए। कहां से पास होकर जानी चाहिए, P पॉइंट सर, मतलब जो बंडल वो अभी खरीद रहा था, मतलब जब हमने कैश सब्सिडी उसको नहीं दी थी, जब वो जो बंडल खरीद रहा था अब भी उतने ही बंडल खरीद सके। अगर मैं उसे कैश सब्सिडी दूं, अगर मैं उसको कैश सब्सिडी अगर मैं उसको दूं तो वो उतने ही बंडल खरीद सके जितना मैं विदाउट कैश सब्सिडी में दे रहा था। तो आपको एक लाइन करनी है, बजट लाइन, जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए और P पॉइंट से जो है पास होकर जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, देखिए P पॉइंट से पास होकर जानी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए इसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये मैं एक मिनट रुक जाइए। मान लीजिए मैंने जो है ये लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर मुझे कैश सब्सिडी मिलती है तो मैंने इसको नाम दिया A1, इसको मैंने नाम दे दिया B1, ठीक है, इसको नाम दिया A1 और इसको मैंने नाम दे दिया B1, ठीक है। कब हुआ ये, अगर गवर्नमेंट जो है मुझे कैश सब्सिडी देती है, ठीक है। तो अगर कैश सब्सिडी देगी तो मेरी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो IC है ये टेंजेंट नहीं है, ये इसको क्या करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पर होने के लिए वो क्या करेगा, ये जो इसकी नई बजट लाइन है इस पे क्या होगा, एक नया IC जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं IC बनाता हूं, देखिए। तो मैंने यहाँ पे जो है IC3 को जो है बना दिया है, जो कि इसके कहां पर टेंजेंट हो रहा है, जो कि इसके टेंजेंट हो रहा है यहां पर, ठीक है। मान लीजिए AP, मान लीजिए Q पॉइंट है और यहां पर ये जो क्वांटिटी को बाय कर रहा है वो बाय कर रहा है OX2, ठीक है। तो उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए क्या होगा, हायर IC पर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है IC3 पर, वो इस पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट नहीं है। तो अब गाइज इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। क्या हुआ, जब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जब गवर्नमेंट उसको कैश सब्सिडी नहीं दे रही थी तो वो क्या कर रहा था, वो OX1 क्वांटिटी को बाय कर रहा था। कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहा था, OX1 क्वांटिटी को बाय कर रहा था, ठीक है, अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको कैश सब्सिडी दे रही है तो वो क्या कर रहा है, तो वो OX2 क्वांटिटी को बाय कर रहा है और प्लस क्या है, हायर उस पे है। तो इससे क्या हो रहा है, वो इस क्वांटिटी की क्या कर रहा है, इस क्वांटिटी की, इस कॉमोडिटी की क्या कर रहा है, कम क्वांटिटी को जो है कंज्यूम कर रहा है। अगर कैश देगी तो OX2 करेगा, अगर कैश नहीं देगी तो OX1 करेगा। कैश सब्सिडी देने का फायदा क्या होता है कि भाई अब जो कंज्यूमर के पास पैसे आए हैं वो उस पैसे को केवल इसी गुड्स पे खर्च ना कर किसी और गुड्स पे भी क्या कर सकता है, किसी और गुड्स पर भी वो पैसे को खर्च कर सकता है और अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो क्या कर सकता है, हायर कर सकता है। तो भैया यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है
कि कैश सब्सिडी जो है वो कहीं ज्यादा बेटर है एज कंपैरिजन टू गुड्स के प्राइस को डिक्रीज करने से। ठीक है, एक तो फायदा ये होगा कि उपभोक्ता जो है इस वस्तु की क्या करेगा, कम इकाइयों का उपभोग करेगा, साथ के साथ जो पैसे बच रहे हैं उन पैसों का जो है वो दूसरी गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड करके अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या कर लेगा, हाई कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देख ही सकते हो आप, अगर कैश सब्सिडी मिल रही है तो वो क्या कर रहा है, हायर सेटिस्फेक्शन, हायर आईसी पर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उपभोक्ता पर सब्सिडी का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने सीख लिया है इसके यूज से। अब हम देखते हैं इसका दूसरा यूज। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाने की सोच रही है कि इनकम टैक्स लगाया जाए या प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया जाए, कौन सा टैक्स लगाने से जो है ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को उतना ही आना है, लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना है कि कंज्यूमर को इससे जो है, कंज्यूमर का किस में बेनिफिट है, इनकम टैक्स में बेनिफिट है या प्रोडक्शन के उसमें बेनिफिट है। देखिए तो इसका यूज कैसे होगा, पहले आपको क्या करना है, वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बना ली है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस बना ली है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको एक बजट लाइन बनानी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो भाई बजट लाइन बना दी, ये होगी मेरी बजट लाइन ए और ये हो गया बी। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है पहले ये सोच रही है कि प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया जाए। किस पे टैक्स लगाया जाए, प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे जो है शुल्क लगाया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कॉमोडिटी जो है महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह टैक्स लगने से क्या होता है, टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि वो वस्तु जो है महंगी हो गई है। ठीक है, तो अगर वो वस्तु महंगी हो गई है तो भैया क्या होगा, तो आपकी जो बजट लाइन है अब की बार अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों होगी अंदर की तरफ शिफ्ट, क्योंकि वो गुड्स जो है महंगा हो चुका है, कंज्यूमर क्या करेगा, अब उसकी कम क्वांटिटी को बाय करेगा। मान लीजिए ये आ गया AB 1 पर। ठीक है, पहले था वो यहाँ पर, अब वो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर भी आप जो है आईसी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत, यहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आ जाइए यहाँ पर कि जब मान लीजिए जब प्रोडक्शन पर टैक्स लगा तो उसकी बजट लाइन यहां पर शिफ्ट हो गई। तो अब मैं यहाँ पर पहले आईसी बनाता हूं, देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहाँ पे 2 आईसी बनाए हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इस गुड्स की OX क्वांटिटी को जो है बाय कर रहा था जब गवर्नमेंट ने जो है प्रोडक्शन पर टैक्स नहीं लगाया था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दिया, इस वजह से मेरी बजट लाइन जो है इस तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, और अब ये बजट लाइन के कहां पर टेंजेंट हो रहा है, अब ये बजट लाइन के जो है यहाँ पर टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो आ गया Q पॉइंट, और मैं अब कितनी क्वांटिटी को इसकी बाय कर रहा हूं, अब मैं क्वांटिटी बाय कर रहा हूं OX1। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोडक्शन पर टैक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कम क्वांटिटी को बाय यूज कर रहा हूँ। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि अगर इनकम टैक्स लगा दिया जाता तो क्या होता। अगर बिल्कुल सेम इनकम टैक्स लगा दिया जाए, इनकम टैक्स लगाने से क्या होगा, इनकम टैक्स लगाने से मेरी इनकम जो है वो कम हो जाएगी। मेरी इनकम क्या हो जाएगी, मेरी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, और मेरी इनकम कम होने का क्या मतलब है कि मेरी जो बजट लाइन है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो Q पॉइंट से पास होकर जानी चाहिए। ठीक है, और पैरेलल होनी चाहिए इस वाली लाइन के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है Q पॉइंट से एक लाइन पास होकर जो है यहाँ पे बना देता हूँ। ये आ गया आपका, अगर गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स लगा दे तो मेरी बजट लाइन हो गई A1 और ये हो गई B2। ठीक है, और आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि कंज्यूमर जो है Q पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, क्योंकि आईसी जो है वो क्या हो रहा है, इसके टेंजेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर होने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, हायर आईसी पर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आईसी बना देता हूं, मान लीजिए ये हो गया मेरा IC2। ठीक है, और ये इस पॉइंट पर आ गया, मान लीजिए PQR। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो इस गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी OX2 को क्या कर रहा है,
बाय कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई इनकम टैक्स लगाना जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपैरिजन टू प्रोडक्शन पर टैक्स लगाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स लगाने से कंज्यूमर पहली बात तो हायर आईसी पर आ रहा है, साथ के साथ उस गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन पे टैक्स लगा दिया जाता तो वो लोअर आईसी पर रहता और क्या करता, कम क्वांटिटी को जो है उसको कंज्यूम करता। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इसके जो है यूज होते हैं। फिलहाल हमने जो है दो ही पढ़े हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश सब्सिडी बेटर है या फूड सब्सिडी, मतलब जो फूड के प्राइस को कम करना, कौन सी बेटर रहती है। ठीक है, या इनकम पे टैक्स लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है या प्रोडक्शन पे टैक्स लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये बहुत सारी जगह पे जो है इंडिफरेंस कर्व का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए भी जो है इंडिफरेंस कर्व का जो है यूज होता है। हिक्स ने जो है कंज्यूमर सरप्लस का निकालने के लिए इंडिफरेंस कर्व का ही यूज करा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां इंडिफरेंस कर्व का यूज होता है। फिलहाल आप सब्सिडी वाला जो है और ये वाला, इन दोनों को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसके फायदे और इसके नुकसान की। सबसे पहले बात करने वाले हम कि ये जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र तकनीक, ये जो है बेटर क्यों मानी जाती है उपयोगिता वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो खतरनाक है वो यही है कि ये उपयोगिता के गणन संख्या माप का त्याग करती है। भाई वहां पर जो है मार्शल क्या कह रहे हैं कि उपयोगिता को जो है कार्डिनल नंबर में मेजर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है, यहाँ पर किस बात पर फोकस किया जाता है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बट उपभोक्ता ये बता सकता है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, अपनी प्रेफरेंस का ऑर्डर क्रम दे सकते हैं उसको। ठीक है, लाइक 1 2 3 ऐसे इस टाइप से, बट उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहला बेनिफिट इसका यही है। ये स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में दो तरीके की होती है, उसका जो है बेहतर वर्गीकरण, बेटर क्लासिफिकेशन जो है प्रदान करता है, बताता है आपको कौन सी स्थानापन्न है कौन सी पूरक है, उसका प्रॉपर आपको जो है क्लासिफिकेशन कर देता है। साथ के साथ कह रहा है ये घटती सीमांत उपयोगिता नियम की उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं के बिना व्याख्या करता है। भाई वो जो है जो आपका उपयोगिता विश्लेषण है वो किस पर आधारित है, वो है घटती सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करते रहोगे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई भी अजप्शन नहीं ली गई है। दो इसकी खतरनाक अजप्शन थी, साथ के साथ ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को वहां पर स्थिर माना गया था, बट यहाँ पर ये दोनों ही ये जो अप्रोच है इन दोनों ही अजप्शन से जो है मुक्त है। यहाँ पर ऐसी कोई भी अजप्शन जो है नहीं ली गई है जो कि बिल्कुल ही बकवास है, बेतुकी है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऐसा कभी भी पॉसिबल जो है नहीं हो सकता है। ना ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी स्थिर रहती है और सीमांत उपयोगिता नियम जो है। फिर ये कह रहा है यह विश्लेषण कीमत प्रभाव के दोहरे प्रभाव की व्याख्या करता है, मतलब कीमत के कम होने से स्थानापन्न प्रभाव कितना है और आय प्रभाव कितना है, ये आपको जो है इस वाली अप्रोच से बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा। कह रहा है ये मांग के नियम की अधिक वास्तविक ढंग से जो है व्याख्या करता है। यहाँ पर जो है प्रॉपर जो मांग का नियम है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घट रही है और कीमत घटने पर मांग क्यों बढ़ रही है, उसको जो है बहुत ही अच्छे से बहुत ही वास्तविक ढंग से आपको बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कीमत प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है, दोनों की वजह से जो है कीमत घटने से मांग बढ़ती है। एक एक चीज यहाँ पे जो है हमें प्रॉपर पता चल जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का पुनर्स्थापन करती है। इसका क्या मतलब हुआ, भाई जो हिग्स हैं उन्होंने क्या करा, उदासीनता वक्र विश्लेषण का यूज करके ही क्या करा है, उपभोक्ता की बचत को निकाला है। भाई वहां पे तो भाई जब उपयोगिता को मेजर ही नहीं कर सकते तो उपभोक्ता की बचत कहां से निकालेंगे। जो मार्शल का जो उपभोक्ता कंज्यूमर सरप्लस है वो तो फिर यूजलेस है, जब उपयोगिता को मेजर ही नहीं कर सकते, जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर ही नहीं रहती तो फिर काहे का यूज है। तो जब तक उदासीनता वक्र आया तो उपभोक्ता की बचत भी क्या हो गई, हिग्स ने उपभोक्ता की बचत को बताया और उसका जो है पुनर्स्थापना जो है की। तो ये इसके जो है 7 ये कह सकते हो फायदे हैं कि कहाँ कहाँ उदासीनता वक्र की जो है बेटर है उपयोगिता विश्लेषण से, क्यों उसको जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब बात आते हैं इसकी अच्छाइयां तो बहुत हो गई हैं, इसकी बुराइयों की।
तो सबसे पहली बुराई जो है, इसकी आलोचनाएं भी कह सकते हो, अलग अलग महारथियों ने इसकी जो है इस अप्रोच की आलोचना करी है। इसकी कमियां भी कह सकते हो, ठीक है, और इसकी सीमाएं भी कह सकते हो, इसकी लिमिटेशन। तो सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है, ये कहते हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन, ये कहते हैं बे भाई ये जो अप्रोच है ना, कुछ भी नहीं है, केवल नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं ये जो अप्रोच है केवल नई बोतलों में पुरानी शराब की तरह है। अब इन्होंने ऐसा जो है क्यों बोला है, इस बात पर जो है गौर करना है। उन्होंने ये बोला है कि उपयोगिता विश्लेषण में क्या होता है, उपयोगिता विश्लेषण में हम ये करते हैं कि भाई उपयोगिता को मेजर करते हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो उपयोगिता को मेजर नहीं, बस नंबर दे सकते हो 1 2 3। वहां पर क्या होता था, सीमांत उपयोगिता का यूज करते थे, और आप क्या कर रहे हो, आप जो है MRS का यूज कर रहे हो, स्थानापन की सीमांत दर, इसी चीज का तो यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। वहां पर आप जो है घटती सीमांत उपयोगिता का यूज करते थे, यहाँ पर आप जो है घटती MRS का यूज करते हो। तो आपने केवल क्या करा है, आपने केवल पुराने जो सिद्धांत हैं उनको केवल नया नाम दिया है इस अप्रोच के अंदर, और आपने अलग से यहाँ पर कोई भी तोप जो है वो नहीं चलाई है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि ये अप्रोच बिल्कुल ऐसी ही है कि नई बोतलों में जैसे पुरानी शराब को भर देना, ठीक है। ये किसका मानना है, प्रोफेसर रॉबर्टसन का जो है मानना है, जो इसकी आलोचना करते हैं। दोनों ही अप्रोचेज में उपभोक्ता को विचारशील माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर माना गया है कि उपभोक्ता जो है रैशनल होता है, उसको अपनी संतुष्टि जो है कैसे मैक्सिमाइज करनी है, उसको इस बात का जो है बहुत ही अच्छे से पता होता है, ठीक है। कौन सा संयोग उसको चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, देखो उसके दिमाग में जो है बहुत तरीके के, अनेक तरीके के संयोग होते हैं, ठीक है। किसको किसके प्लेस पर स्थानापन्न करना है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, ठीक है, किसकी उपयोगिता ज्यादा है, किसकी उपयोगिता कम है, इस सब का वो चुनाव करता है। बट ऐसा नहीं हो सकता गाइज, उपभोक्ता को जो है, उपभोक्ता से हमें इतना विश्वास करना कि वो रैशनल है, वो सब इस बात को जानता है, ठीक है, वो वास्तव में अंगूठा टेकी है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको जो भी वो डिसीजन लेता है अपनी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी प्रतिबंधों में रहते हुए, उसको जो है डिसीजन लेना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो एक उपभोक्ता से इतना कुछ एक्सपेक्ट करना, ये बिल्कुल ही दोनों अप्रोचेज में क्या है, बेकार है। कह रहा है संयोग जो है वो किसी नियम पर आधारित नहीं है। हमने यहाँ पे बोला कि उपभोक्ता जो है ऐसे संयोग बना सकता है जिससे उसको जो है समान संतुष्टि मिले। अब यहाँ पर जो संयोग बन रहे हैं, यहाँ पर जो है वस्तु की प्रकृति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है कि वस्तु किस तरीके की है, कौन सी दो वस्तुओं के संयोग बना रहे हो आप। क्या आप कभी ऐसे संयोग बनाते हो, मान लो 10 जोड़ी जूते 8 पैंट, ये कोई संयोग है। 6 रेडियो 5 घड़ी, ये कोई संयोग है। 4 स्कूटर 3 कार, ये कोई भी संयोग नहीं है। यहाँ पर जो संयोग की बात की गई है वो कोई भी नियम, वस्तु की प्रकृति को पूरा का पूरा इग्नोर किया गया है, ठीक है। किन वस्तुओं का और कैसे संयोग बनाना है, यहाँ पर इस बात की कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है डिसएडवांटेज है। साथ के साथ कह रहा है केवल 2 वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर केवल 2 ही वस्तुओं के बारे में बात चलती है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वास्तव में उपभोक्ता 2 से अधिक वस्तुओं को उपभोग करता है। तो अगर उपभोक्ता 2 से अधिक वस्तुओं को उपभोग करता है फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बेकार है, फिर तो कुछ और यूज करना पड़ेगा एल्जेब्रिक, और उसमें वो बहुत ही टफ है। साथ के साथ कह रहा है जोखिम में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या में असफल। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है गाइस कि कभी कभार बहुत सारे बंडल्स जो हैं ऐसे होते हैं जहां पर जो है रिस्क लेना पड़ता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर आपको रिस्क लेना पड़ता है, अनसर्टेन होता है, कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है। तो कह रहा है उस टाइम पर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा, उस चीज की स्टडी जो है, उस चीज की व्याख्या ये बिल्कुल भी नहीं करता है। लाइक जैसे जुआ हो गया, ठीक है, जुआ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या शेयर बाजार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये क्या है सब, ये सब ऐसे चीजें होती हैं गाइस जहां पर जो है रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे रहेगा, ठीक है, उस चीज के बारे में इस अप्रोच के अंदर ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं बता सकती है कि उस सिचुएशन में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी जो है कमियां हैं, सीमाएं हैं, आलोचनाएं हैं, ठीक है, जो कि हमने इसके अंदर पढ़ ली हैं। ये 5 इसकी मैंने आपको जो है, और भी बहुत सारी हैं बट आपको फिलहाल ये 5 ध्यान रखनी है, इतना काफी है आपके लिए।
और ये जो है क्यों बेटर माना जाता है, इससे ये पढ़ लिया। और उदासीनता वक्र का जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे इसका जो हम यूज करते हैं सब्सिडी के लिए, टैक्स के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजों को पता, कंज्यूमर सरप्लस के लिए, बहुत सारी चीजों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।